Hello all my dear students, good morning and welcome back to my class again। आज हम सभी लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी साइंस का एक नया चैप्टर जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर या फिर जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लास्ट यानी चैप्टर नंबर 3 में, ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का साइंस का, और चैप्टर नंबर 3 जिसको अभी इसके पहले जस्ट हमने डिस्कस किया था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जिसका नाम था, उसमें हम सभी ने किसके बारे में पढ़ा? एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, किस तरह से एटम्स और मॉलिक्यूल्स का कंपोजिशन वगैरह होता है और क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हमने आयंस वगैरह भी वहाँ पर देखे थे। साथ ही साथ में हमने दो थ्योरीज जैसे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वगैरह, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होता है, इसे डिस्कस किया था। और हमने सब पढ़ी थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी उस चैप्टर में, मैंने आपको बताया था। और इसके अलावा हमने सीखा था कि किस तरह से हम डिफरेंट सब्सटेंसेज या कंपाउंड्स के केमिकल फार्मूलाज को लिखते हैं और केमिकल फार्मूलाज लिखने के रूल हमारे लिए क्या क्या होते हैं। मोल कॉन्सेप्ट का भी एक हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन वहाँ पर लिया था उस चैप्टर में, और आपके सिलेबस में जितना पोर्शन इंक्लूड था मोल का वो मैंने आपको वहाँ पे अच्छी तरीके से समझा दिया था। मीन्स मोल इन द टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स, मोल्स इन द टर्म्स ऑफ मास, इतना डिस्कशन हम अपना लास्ट क्लासेस में मतलब पिछले चैप्टर तक कर चुके हैं। और आज ये एकदम फ्रेश ताज़ा चैप्टर हमारा पहली क्लास इसकी लगने जा रही है एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर की। इसमें देखिए मुझे क्या पढ़ना है, तो इस चैप्टर में मुझे पढ़ना है कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी कि एटम दिखता कैसा है, एटम की शक्ल कैसी होती है, एटम के अंदर हड्डी होती है, खाल होती है, कितनी हड्डियां होती हैं, ये सब चीज़ के बारे में हमें सीखना है किस चैप्टर में? इस चैप्टर यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। बेसिकली पूरा का पूरा एटम का पोस्टमार्टम हम लोग कर देंगे इस चैप्टर के अंदर, और कैसे कैसे हमें ये सारी चीज़ें पता चली कि मतलब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स वगैरह पाए जाते हैं, और भी ढेर सारे कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ाऊँगा। तो दिल थाम के आपको करना ये है कि अपनी कॉपी और पेन लेके तैयार हो जाना है, क्लास पे अपना पूरा का पूरा फोकस बना के रखना है। स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास को, जिसमें सबसे पहले तो मैं आपको इस चैप्टर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा कि आखिर हम इस पूरे चैप्टर के दौरान क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। समझ में आ गई बात? सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे इस चैप्टर का। समझ में आ गई बात? उस इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग एंशिएंट मॉडल्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, एंशिएंट एटॉमिक मॉडल्स के बारे में, कि मतलब जो पुराने एटॉमिक मॉडल्स वगैरह थे वो कैसे थे, एटॉमिक मॉडल्स। बात आ गई ना आपको समझ में? अब इन एटॉमिक मॉडल्स के अंदर जैसे आपका थॉमसन मॉडल हो गया, थॉमसन मॉडल, ठीक। इसके अलावा आपका रदरफोर्ड्स मॉडल, रदरफोर्ड्स मॉडल। फिर आता है आपका बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल। बात आई आपको समझ में? अब बोर्स एटॉमिक मॉडल तक जब हम अपना डिस्कशन कर लेंगे तो इसके बाद हमें पढ़ना होगा एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक जिसका नाम होता है वैलेंसी। बात आ रही है आपको समझ में ना? वैलेंसी हम देखेंगे क्या होती है, किसी एटम की वैलेंसी वगैरह को हम किस तरह से ट्रीट करते हैं। और फिर वैलेंसी के बाद कुछ और सब टॉपिक से होते हुए तुच्छे एक दो टॉपिक बचेंगे छोटे छोटे, उसे कवर करते हुए हम अपना पूरा चैप्टर यहाँ पे एंड करेंगे। अब देखिए अगर हम बात करें इस चैप्टर की ना, तो हालांकि इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है, बिकॉज हमें एटम के बारे में सीखना है, इस पूरे चैप्टर के बारे में, दिखता कैसा है, क्या होता है, ये तो हम पिछले ही चैप्टर में जान चुके हैं। लेकिन आपका यहाँ से देखिए न्यूमेरिकल पोर्शन, मतलब आपका अच्छी थ्योरी की अगर हम बात करें, न्यूमेरिकल्स को तो छोड़ ही दीजिए, तो आपका बोर्स एटॉमिक मॉडल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। इसके अलावा देखिए आपका जो रदरफोर्ड्स मॉडल की अगर हम बात करें तो थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका रदरफोर्ड मॉडल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थॉमसन मॉडल तो एकदम सिंपल होता है आपका, मैं आराम समझा दूंगा। और एंशिएंट थ्योरीज वगैरह में से ना कभी कभी आपसे एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट ही होता है एक तरीके से। तो इसको भी अच्छे से, मतलब ओवरऑल आपको सब कुछ अच्छे से करना है, लेकिन जहाँ पे आपको एकदम स्ट्रॉन्ग फोकस करना है
वो पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, तो इसे आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अच्छा, वैलेंसी भी यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट टर्म होगा, बिकॉज पिछले चैप्टर में हमें वैलेंसी का यूज़ पड़ा था जब हम केमिकल फॉर्मूलाज लिख रहे थे, और मैंने वहाँ पे वैलेंसी आपको डायरेक्टली बताई थी कि इसकी इतनी होती है, इसकी इतनी होती है। साथ में ये भी बोला था कि वैलेंसी मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊँगा, तो मैंने अपना वादा पूरा किया, अभी किया नहीं, करूँगा। मतलब इस चैप्टर के अंदर मैं आपको वैलेंसी डिटेल में पढ़ाऊँगा कि क्या होती है, कैसे हम वैलेंसी डिसाइड करते हैं। तो चलिए फिर बाकी की बकवास अपनी आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। रफ कर दें पहले इसे, ताकि बोर्ड पर कुछ जगह हो जाए और हम आगे कुछ लिख सकें इस पर। चलिए एक क्विक इंट्रोडक्शन लेते हैं चैप्टर का। लास्ट वाला जो हमने अपना चैप्टर पढ़ा उसमें हम लोगों ने बस इतना जाना, व्हाट इज एटम, ठीक है ना। डाल्टन भाई साहब ने तो अपनी एक बढ़िया प्यारी सी थ्योरी चिपका दी थी, जिसमें उन्होंने क्या बोल दिया कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं वो सारी छोटे छोटे स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलके बनी होती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। उन्होंने इसका नाम एटम क्यों रखा था, क्योंकि एटोमियो वर्ड से ये एटम वर्ड इंस्पायर था, और एटोमियो वर्ड का मतलब होता था ग्रीक में क्या, इंडिविजिबल। इसीलिए इन्होंने एटोमियो से इंस्पायर होकर इस पार्टिकल का नाम क्या रखा, एटम। इनकी थ्योरी फेल क्यों हुई थी, क्योंकि इन्होंने एटम को इंडिविजिबल बोल दिया था, क्योंकि बाद में ना साइंटिस्ट को ये पता चला कि यार एटम इंडिविजिबल नहीं होता बल्कि डिविजिबल होता है। सॉरी, इंडिविजिबल ना होके कैसा होता है, डिविजिबल होता है। इसके अंदर कुछ और भी पार्टिकल्स होते हैं जो पाए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स वगैरह। समझ में आ गई बात। तो अब जब लोगों को ना इन सारी चीज़ों के बारे में पता चला, मतलब इन सब पार्टिकल्स के बारे में मालूम चला कि अरे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जैसा भी कुछ होता है, प्रोटॉन जैसा, न्यूट्रॉन जैसा कुछ होता है, तो अब ना उनके दिमाग में एक इमेज बनने लगी थी एटम की, रफ इमेज की, यार एटम ऐसा दिखता होगा, एटम वैसा दिखता होगा। जैसे जब आप मान लीजिए किसी साइंस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं अपने, तो आप जब उस प्रोजेक्ट को कर रहे होते हैं तो आपके मन में उसकी एक इमेज तैयार हो जाती है ना, एक ब्लूप्रिंट हम कह सकते हैं कि यार ये प्रोजेक्ट जब तैयार हो जाएगा ना तो ऐसा दिखेगा, या फिर इस टाइप का दिखेगा। अच्छा खराब जैसी भी इमेज होती है आप एक रफली ड्रॉ कर लेते हैं अपने माइंड में। वैसे ही लोगों के माइंड में भी एटम की एक ऐसी रफ इमेज ड्रॉ हो चुकी थी। अब लोग ये जानना चाहते थे कि एटम कैसा दिखता है, और एटम कैसा दिखता है इस चक्कर में लोगों ने करवा दिया साइंटिस्ट का सिर दर्द, क्योंकि अब तो काम उन्हें करना था ना इस चीज़ को जानने के पीछे कि आखिर एटम को कैसा दिखता है, लोगों को बताना था। तो कैसा दिखता है इस चीज़ में बहुत सारे साइंटिस्ट ने वर्क किया था। थॉमसन हो गए, रदरफोर्ड हो गए, बोर हो गए, कई लोगों ने समझाने की कोशिश की बड़े अच्छे तरीके से। सब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, सबसे पहले उस चीज़ से जब हमें सबसे पहले फंडामेंटल पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चला एटम के अंदर। समझ में आ रही है बात। तो देखिए हुआ क्या, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे डिटेल में समझा देता हूँ। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जूलियस प्लकर। जिनका नाम क्या था, जूलियस प्लकर। ये भाई साहब जूलियस प्लकर क्या कर रहे थे, इन्होंने एक ऐसी ग्लास की ट्यूब ले रखी थी। ये पूरी की पूरी ट्यूब किससे बनी थी, ग्लास की बनी थी। देखने में तो ये एक बड़ा सा हॉट डॉग लग रही है, बट एक्चुअली में है नहीं, ठीक है। इस ग्लास ट्यूब में यहाँ से एक छोटा सा ऐसे टनल बना हुआ था जो कि एक स्टॉप कॉर्क से अच्छे से बंद था, ठीक। इसमें इन्होंने क्या लगाई थी ना, ऐसी दो मेटल की प्लेट्स लगा दी थी साइड साइड में, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। समझ में आ गई बात। और इसे यानी इन मेटल की प्लेट्स यानी इलेक्ट्रोड्स को इन्होंने ऐसे भैया बढ़िया सी एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया था। समझ में आ रही बात ना पूरी तरीके से, एक एक चीज़ अच्छे से देखिएगा। अब ये जो पूरा अरेंजमेंट इन्होंने कर दिया, तो इसके बाद उन्होंने ना इसमें बीच में कुछ ऐसी एक गैस भर दी। क्या भर दी, बीच के रीजन में गैस भर दी। और भाई साहब ना बेसिकली एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे थे ये वाला, क्योंकि हर एक्सपेरिमेंट करने के पीछे कुछ ना कुछ मोटिव होता है। तो जूलियस प्लकर जी ये चेक करना चाहते थे कि क्या गैसेस के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, और अगर होती है तो क्या सारी गैसेस में से होती है या कुछ ही गैसेस में से होती है। तो बेसिकली ये एक डेटा नोट करना चाहते थे कि कौन कौन सी गैसेस से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, कौन कौन सी गैसेस से नहीं होती है। समझ में आ गई बात। जब इन्होंने यहाँ पे ये बैटरी वाला सिस्टम लगा के, ये माइनस ये प्लस टर्मिनल है, छोटा वाला नेगेटिव होता है और बड़ा वाला क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो इन्होंने जब इसे चालू किया तो देखिए ये वाली जो प्लेट है ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी है, तो इस प्लेट पे भी कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव।
ये जो प्लेट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी है, तो इस प्लेट पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये जो आपकी नेगेटिव प्लेट आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, इसे हम लोग कैथोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। जो नेगेटिव वाली प्लेट होती है उसका नाम होता है कैथोड, और ये जो पॉजिटिव वाली प्लेट होती है इसका नाम होता है एनोड। हाँ या ना, बिल्कुल हाँ, क्योंकि आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो अब देखिए, जब इन भाई साहब ने यहाँ से करंट पास करवाना शुरू की, तो ये करंट कुछ ऐसे पास होगी, इधर से इधर गई, फिर यहाँ पहुँची होगी। अब यहाँ से यहाँ पहुँची होगी कि नहीं पहुँची होगी, ये बात इस चीज़ पे डिपेंड करेगी कि देखिए, जब करंट यहाँ तक आ गई तो अगर ये जो बीच के मीडियम, ये गैस भरी हुई है बीच में, अगर इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होने वाली होगी तब तो इलेक्ट्रिसिटी पास होकर यहाँ तक पहुँच जाएगी, और अगर इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास नहीं हो पाएगी तो यहीं पे रुक जाएगी और मेरी सर्किट कंप्लीट नहीं होगी। तो यही एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे कौन, जूलियस प्लकर। लेकिन इन्होंने ना एक्सीडेंटली कुछ और कर डाला एक्सपेरिमेंट। इन्होंने देखा, अरे भाई जब इसको कनेक्ट करता हूँ ये बैटरी से, ये कोई हाई वोल्टेज की बैटरी थी। कैसी थी, हाई वोल्टेज की बैटरी। तो इस हाई वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट करने पे इन्होंने ये देखा कि अरे यार, एक रे प्रोड्यूस होती है, एक किरण प्रोड्यूस होती है, रे प्रोड्यूस होती है, जो किधर से किधर को चलती है, कैथोड से एनोड की तरफ मूव करती है, कैथोड से एनोड की तरफ मूव करती है। और इसीलिए इन्होंने इन रेस का नाम क्या रख दिया, कैथोड रेज, क्योंकि ये कैथोड से शुरू होती थी और किधर की तरफ बढ़ती थी, एनोड प्लेट की तरफ बढ़ती थी। इन्होंने ये देखा, जब और फर्दर साइंटिस्ट ने इसकी स्टडी की तो उन साइंटिस्ट ने ये देखा ना कि अरे यार, ये जो कैथोड रेज हैं ये तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलके बनी हुई है। किससे मिलके बनी है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से। और इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल था ना, उसे साइंटिस्ट ने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया। कि कैथोड रेस किससे मिलके बनी है, इलेक्ट्रॉन से मिलके बनी है। तो देखिए, जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई ना, वैसे ही आपकी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी फेल होगी, क्योंकि अब साइंटिस्ट ने ये जान लिया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन नाम का भी एक पार्टिकल पाया जाता है। आखिर ये जो इलेक्ट्रॉन आया है वो कहाँ, इसी प्लेट के एटम्स में से ही तो आया है। सही बात है ना। तो साइंटिस्ट को ये कंफर्म हो गया कि एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल पाया जाता है। अब यहाँ से देखिए, ये थी क्या, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, जूलियस प्लकर जी ने सिर्फ किसकी डिस्कवरी की थी, कैथोड रेस की। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी ना, वो की थी जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने। किसने, जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने। समझ में आ गई बात आपको। तो ये इस तरह से आपकी खोज हुई इलेक्ट्रॉन की। अब देखिए हुआ क्या, जब कैथोड रेस की यहाँ से डिस्कवरी हो गई तो अब ना कई सारे साइंटिस्ट थे जो कैथोड रेस की बहुत अच्छे से स्टडी करना चाहते थे कि आखिर में इन रेस की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, ये रेस और क्या क्या कर सकती हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। इसी लिस्ट में एक साइंटिस्ट का नाम और शामिल होता है जो कौन थे, गोल्डस्टीन। ठीक है, एक और साइंटिस्ट थे गोल्डस्टीन। उन्होंने भी फिर से यही पूरा अरेंजमेंट लगाया। इस ट्यूब को अब हम लोग ने क्या नाम दे दिया, कैथोड रे ट्यूब। फिर से पूरा उन्होंने यही अरेंजमेंट लगाया और इस अरेंजमेंट में ना फिर से वो करना क्या चाहते थे, कैथोड रेस प्रोड्यूस करके उसकी स्टडी करना चाहते थे। समझ में आई बात। लेकिन इस बार जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो इन्होंने ना एक डिफरेंट टाइप की रेस को भी प्रोड्यूस होते हुए देखा। इन्होंने ये देखा कि यार एक रे तो आपकी कैथोड रे बनती है जो कैथोड से किधर की तरफ चलती है, एनोड की तरफ। लेकिन उसी के साथ साथ में ना एक और डिफरेंट टाइप की रे यहाँ पे प्रोड्यूस होती है जो कि एनोड से किधर की तरफ चलती है, कैथोड की तरफ चलती है। मतलब एक रे थी जो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी और एक और रे प्रोड्यूस होती है जो एनोड से किधर की तरफ मूव करती है, कैथोड की तरफ मूव करती है। और इसी वजह से इन रेस को इन्होंने क्या नाम दे दिया, एनोड रेज नाम दे दिया, क्योंकि ये एनोड से शुरू होती थी और किधर की तरफ मूव करती थी, कैथोड की तरफ मूव करती थी। समझ में आई बात। अब इन्होंने क्या किया एक बार और कि इस कैथोड वाली प्लेट में ऐसे छोटे छोटे छेद कर दिए। बस ये देखना चाहते थे कि क्या ये रेस इसमें से पार हो जाती हैं या फिर
नहीं पार हो जाती हैं, क्योंकि अगर ये स्ट्रेट लाइन में चलती होंगी तो इसे पार कर जाएंगी और नहीं चलती होंगी स्ट्रेट लाइन में तो इसे पार नहीं कर पाएंगी। तो इन्होंने ये देखा कि यार ये एनोड रेज ना, ये छोटे छोटे जो छेद यहाँ बने हैं इनमें से भी आर पार चली जाती हैं, तो इस वजह से इनका नाम एक और पड़ गया कैनाल रेस। इनका एक और नाम क्या पड़ गया, कैनाल रेस, क्योंकि ये जो छोटे छोटे यहाँ पे छेद बने ना हम इन्हें कैनाल्स कहते हैं। समझ में आई बात? तो एनोड रेस या फिर कैनाल रेस, जिनकी डिस्कवरी किसने की, गोल्डस्टीन ने की। अब जब साइंटिस्ट ने देखिए कैथोड रेस की स्टडी की थी तो उन्हें पता चला था कि यार कैथोड रेस तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल से मिलके बनी है। इसी तरह से जब साइंटिस्ट ने एनोड रेस की डिस्कवरी की तो एनोड रेस की स्टडी करने पे उन्हें ये पता चला कि ये एनोड रेस ना पॉजिटिव टाइप के पार्टिकल से मिलके बनी होती है। किससे? पॉजिटिव टाइप के पार्टिकल से। और इस पॉजिटिव टाइप के पार्टिकल को साइंटिस्ट ने नाम क्या दिया, प्रोटॉन नाम दिया। तो इस प्रोटॉन की जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी, आपकी रदरफोर्ड ने। मतलब ये प्रोटॉन नाम किसने दिया था, रदरफोर्ड ने। हालांकि इसकी डिस्कवरी किसने की, गोल्डस्टीन ने। बात आई ना आपको समझ में? जैसे कि आपके जूलियस प्लकर ने कैथोड रेस खोजी लेकिन उसे इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया, जे थॉमसन ने। तो मतलब डिस्कवरी किसने की, जे थॉमसन ने। एक्चुअली उन्होंने ही इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस बताई थी लेकिन प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, गोल्डस्टीन ने ही की। बस इसे प्रोटॉन नाम किसने दिया, रदरफोर्ड ने। कंफ्यूज होने की यहाँ पे कोई भी बात नहीं है। तो अब ना आपने खुद देखा कि आपको एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नाम के दो पार्टिकल्स के बारे में पता चल चुका है। मतलब डाल्टन थ्योरी एक बार तो पिटी, दूसरी बार फिर से पिटी। बात आई ना समझ में? और अभी एक बार और फिर से तीसरी बार भी पिटेगी, वो आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे। बट अब जब हम ये जान चुके हैं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नाम के सब पार्टिकल्स पाए जाते हैं, तो अब हम लोग ये जान लेते हैं कि इन सब पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। समझ में आ गई बात? तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन होता है हम जनरली इसे ई माइनस से डिनोट करते हैं, और जो आपका प्रोटॉन होता है उसे हम जनरली ई प्लस या फिर पी प्लस से डिनोट करते हैं। समझ में आ गई बात? ये आपका कौन है, इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा वाला इसका भाई सखा बंधु ये कौन है, प्रोटॉन है। बात आ रही ना समझ में? एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, चार्ज को हम लोग क्यू से दिखाते हैं, तो क्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है किसके, क्यू ऑफ प्रोटॉन यानी पी प्लस के। मतलब कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का जो चार्ज होता है ना वो कैसा होता है, बराबर होता है। और ये बराबर होता है किसके, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम्स के। चार्ज को हम लोग किस में तौलते हैं, कूलॉम में। चार्ज की यूनिट कूलॉम होती है। समझ में आई बात? तो अब आपसे अगर कोई पूछे कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताइए तो आप कितना बोलेंगे, 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19। भूलना नहीं है क्योंकि ये वैल्यू आपको याद रखनी है, कभी गिवन नहीं होगी प्रॉब्लम में। बात आई ना समझ में? अब देखिए एक चीज़ और आपको समझा दूं, इलेक्ट्रॉन और इसका भाई प्रोटॉन, इन दोनों के ऊपर चार्ज तो सेम होता है लेकिन भाई साहब चार्ज का नेचर अलग अलग होता है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव नेचर का होता है, जबकि प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो कैसे नेचर का होता है, पॉजिटिव नेचर का होता है। मतलब अब फाइनली अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम बोले तो हम बोलेंगे माइनस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम। लेकिन प्रोटॉन का चार्ज अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोलेंगे प्लस का 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलॉम। कोई डाउट आपको इसमें? कोई भी डाउट नहीं होगा भाई, एकदम सिंपल सी चीज़ है, बढ़िया से बस इसे याद रखना है। आ गई बात समझ में? बिल्कुल आ गई। तो अब जब लोगों को ये पता चल गया कि एटम के अंदर तो भाई इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, एटम के अंदर प्रोटॉन पाया जाता है, तो ये एटम हुआ दिखता कैसा होगा। मतलब ऐसे लोगों के मन में सवाल आया कि आखिर ये एटम कैसा दिखता होगा। अपने अपने मन में लोगों ने इसकी इमेज बनाना शुरू कर दी थी, लेकिन एटम कैसा दिखता है इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने मॉडल बना के दिए। ठीक है, जिसमें सबसे पहला मॉडल जो दिया था वो किसने दिया था, थॉमसन भाई साहब ने। तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल यानी कि पहला एटॉमिक मॉडल हम ये भी कह सकते हैं। ठीक, देखिए थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल में ना क्या बोला थॉमसन भाई साहब ने,
इन्होंने कहा कि अरे एटम एक गोला होता है, इस गोले के ऊपर पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज ऐसे फैला होता है, सॉरी, तो इस गोले के ऊपर पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज ऐसे फैला हुआ होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज होता है किसकी वजह से है, प्रोटॉन्स की वजह से। तो ये बोले भाई साहब कि जितने प्रोटॉन होते हैं ना वो सब इसी के ऊपर बिस्तर लगा के इसे लेटे हुए रहते हैं पूरे के पूरे गोले के ऊपर। ये कुछ ऐसा ही है कि आप किसी गोले को ऐसे कोई गोला हो आपके पास उसे पेंट कर दें तो मतलब वो पेंट क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। तो इन्होंने बोला कि एटम गोला होता है और इस गोले के ऊपर उसका पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज इक्वली स्प्रेड होता है, यानी एक समान रूप से फैला हुआ होता है, ठीक। और इस गोले पर बीच बीच में आपके इलेक्ट्रॉन्स ऐसे धंसे हुए होते हैं। समझ में आ गई बात? बीच बीच में गोले में इलेक्ट्रॉन आपके धंसे हुए होते हैं। तो ये जो डॉटेड पॉइंट्स है ये आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। बात आई समझ में? अब इन्होंने एटम की शक्ल ऐसी बताई लोगों को कि एटम ऐसा ही दिखता होगा, जो मन में आया बग बड़बड़ करते चले गए। कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इन्होंने नहीं दिया कि एटम ऐसा ही दिखता होगा, ठीक। हाइपोथेटिकली मन में आया, कल्पना की, फैंटेसी बक दिया लोगों के सामने। समझ में आ गई बात? अब इन लोगों ने बोला ना ये जो आपका ओला गोला है ना ये हमको थोड़ा कम समझ में आता है, तो थोड़ा अच्छे से समझाइए सरल भाषा में कि असल में दिखता कैसा है एटम। तो इन्होंने कहा अरे भैया कभी आधा कटा तरबूज देखा है? तो लोगों ने बोला हाँ देखा, क्या है, खाया भी है। तो इन्होंने कहा कि ये जो आधा कटा तरबूज होता है इसका ये लाल वाला हिस्से के बारे में थोड़ा सा सोचिए। तो लोगों ने कहा हाँ भैया ये लाल वाला हिस्सा, यहाँ नीला नीला दिख रहा है लेकिन होता लाल है। तो ये जो लाल वाला हिस्सा बोले थॉमसन कि ये पूरे के पूरे तरबूज पे फैला होता है। तो लोगों ने बोला हाँ भैया एक बराबर पूरे तरबूज पे फैला होता है। तो इन्होंने बोला लाल वाले हिस्से को मान लीजिए आप लोग पॉजिटिव चार्ज। क्या मान लीजिए? पॉजिटिव चार्ज। तो ये लोग बोले कि अच्छा मान लिया लाल वाला हिस्सा जो है हम लोग का पॉजिटिव चार्ज है, तो बताइए कि जो इलेक्ट्रॉन है आपका वो कहाँ रहेगा एटम के अंदर? इन्होंने बोला अरे तरबूज में बीच बीच में ये काला काला बिया भी धंसा होता है। तो ये जो काला काला सीड होता है, ये जो ब्लैक कलर का बिया होता है वाटरमेलन में, बीज जिसे हम कहते हैं, वो आपका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। उसको आप क्या मान लीजिए? इलेक्ट्रॉन मान लीजिए। तो एटम ना कुछ इसी टाइप का दिखता है। ये किसने कहा? थॉमसन भाई साहब ने कहा। तो इसी को हम लोग बोल देते हैं, इसी वजह से थॉमसन का जो मॉडल है उसे वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। वाटरमेलन मतलब तरबूज, जिसमें जो तरबूज का लाल वाला हिस्सा होता है वो पॉजिटिव चार्ज को, और सीड्स किसे रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज को। बात आ गई ना समझ में? थॉमसन भाई साहब ने और भी कुछ बातें बोली। इनके मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। देखिए क्या चीज़? प्लम पुडिंग मॉडल भी हम इसे कहते हैं, और या फिर हम इसे क्रिसमस केक मॉडल के नाम से भी जानते हैं। क्रिसमस केक मॉडल क्यों? क्रिसमस का आप लोगों ने अगर केक देखा होगा तो जो केक का ब्रेड वाला पोर्शन है ना, आप उस ब्रेड वाले पोर्शन को क्या मान लीजिए? पॉजिटिव चार्ज। तो ब्रेड के ऊपर जो ड्राई फ्रूट्स लगे हुए हैं केक में, उन्हें इलेक्ट्रॉन्स अगर आप मान लेंगे तो देखिए बन गया थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो इसी वजह से हम इसे क्रिसमस केक मॉडल भी कहते हैं, ठीक। अच्छा, लोगों ने पूछा अच्छा ये सब तो समझ गए, दिखता कैसा है? तो ये बताइए कुछ और बोलेंगे या फिर नहीं बोलेंगे? तो इन्होंने कहा बिल्कुल बोलेंगे। इन्होंने कहा जितना पॉजिटिव चार्ज होता है एटम के ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होता है। इसी वजह से आपका पूरा का पूरा एटम जो होता है वो कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। समझ में आ गई बात? जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव भी होता है। इसी वजह से आपका पूरा का पूरा एटम जो होता है वो न्यूट्रल हो जाता है। यही कारण है एटम की न्यूट्रलिटी का। मतलब इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं, और दोनों मिलकर एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल कर देते हैं, ठीक। तो ये बात किसने की? थॉमसन भाई साहब ने। इनके मॉडल के अकॉर्डिंग एटम कुछ इसी टाइप का आपका दिखता होगा। लेकिन जब बाद में साइंटिस्ट ने ना इस पर एक्सपेरिमेंट्स किए तो उन्होंने ये पाया कि यार ये मॉडल ना एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें जो एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट मिल रहे थे वो रिजल्ट इस मॉडल के अकॉर्डिंग नहीं थे। ये मॉडल फेल हो रहा था उनके स्टैंडर्ड्स के ऊपर। तो इन लोगों ने बोला ना ये मॉडल गलत है, सही नहीं है, हम कुछ और आगे देखते, किसी और मॉडल की तलाश करते हैं। तो इस वजह से आपका जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल था वो
फेल हो गया, बिकॉज एक तरीके से ना ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि आखिर में एटम इतना स्टेबल कैसे है। बात आ गई ना समझ में। सबसे बड़ा फेलियर इसका ये था कि ये कोई एक्सपेरिमेंटल मॉडल नहीं था। समझ में आ रही ना बात आपको टोटली। तो देखिए आज की क्लास स्टूडेंट्स हम अपनी यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट की जो हमारी क्लास होगी ना, हम उसमें ये जानेंगे कि जब थॉमसन एटॉमिक मॉडल फेल हुआ तो आपका कौन सा एटॉमिक मॉडल आया जिसने इसकी कमी को पूरा किया और उसमें क्या क्या बातें बोली गई। मीन्स रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल कौन सा था, ये हम लोगों को डिस्कस करना है, जो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। लेकिन अगर आपको उसे समझना है ना, तो पहले आपको आज की क्लास को पूरा एकदम समराइज़ करना होगा, सारी चीज़ें एकदम अच्छे से पढ़नी होंगी, अच्छे से याद रखनी होंगी, तभी आपको आगे की क्लासेस में चीज़ें समझ में आने वाली हैं। तो जितना मैंने बोला उतना काम आप करके रखिए। कोरोना से सेफ रहिएगा, एकदम आपको रहना ही होगा। समझ में आ गई ना बात, तभी आप अपनी जर्नी हमारे साथ में आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।